हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था व्हीट स्टोन ब्रिज और उसके संतुलन की अवस्था का जो प्रतिबंध था वो अपन ने प्राप्त किया था। चैप्टर नंबर 6 में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अपन ने शुरुआत में पढ़ा था वो थे किरचॉफ के दो नियम। पहला जिसे अपन ने संधि नियम कहा था और दूसरा वोल्टता नियम कहा था। दोनों का लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों नियम आप पहले अच्छे तरीके से तैयार करें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए, किरचॉफ का संधि नियम आपको पता है और किरचॉफ का वोल्टता नियम भी आप लोगों को पता है। तो उसी नियम को याद रखते हुए आज अपना टॉपिक है कि व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध है। जो कल अपन ने प्राप्त किया था वही प्रतिबंध अपने को दोबारा प्राप्त करना है, परंतु इसके पीछे यूज़ किसका करना है? किरचॉफ के नियमों का उपयोग करना है। यानी किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध अपन प्राप्त करेंगे। और बोर्ड परीक्षा के अंदर जब 2 नंबर का डेरिवेशन आता है तो बाकायदा उसके अंदर ये हेडिंग लिखी होती है कि किरचॉफ के नियमों का उपयोग करते हुए ही आपको इसका संतुलन अवस्था का प्रतिबंध प्राप्त करना है। चलिए, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। आप जानते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु के अंदर 4 प्रतिरोध होते हैं, P, Q, R तथा S। इन 4 में से कोई एक ऐसा प्रतिरोध भी होता है जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं होती है, यानी अज्ञात प्रतिरोध होता है, और उसका मान प्राप्त करना ही इस पूरे उपकरण का उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अपन लोग पढ़ते हैं कि किरचॉफ के जो दोनों नियम हैं, पहला होता है विद्युत धारा नियम जिसे अपन संधि नियम भी कहते हैं, और दूसरा वोल्टता नियम। उसी का अपने को पालन करना है। तो सबसे पहले अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं कि ये जो पी क्यू आर एस है, चारों को अपन ने एक चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में एडजस्ट कर दिया है। इस चतुर्भुज का जो एक विकर्ण बी डी है, इस विकर्ण के बीच में अपन ने एक कुंजी लगाई है और एक धारामापी लगाया है। इसका जो दूसरा विकर्ण ए सी है, उसके बीच में अपन ने एक बैटरी जोड़ी है और एक कुंजी K1 लगाया है। जैसे ही आप इस कुंजी K1 को ऑन करेंगे, इस पूरे परिपथ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और बैटरी से निकलने वाली जो विद्युत धारा उसको अपन I कह देते हैं। वही लॉजिक है, बेसिक फंडामेंटल आपके वही हैं, कल के वीडियो वाले ही। ये I का जब करंट A के ऊपर पहुंचेगा तो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। कुछ हिस्सा I1 हो जाएगा, कुछ हिस्सा I2 हो जाएगा, और इन दोनों का जो योग है वो I के बराबर होगा किरचॉफ के संधि नियम के अनुसार। चलिए, ये I1 करंट यहाँ पे B पे पहुँचेगा, I2 करंट है वो D पे पहुँचेगा। आप जानते हैं कि इन दोनों बिंदुओं में से जिस बिंदु का विभव ज़्यादा होगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि B बिंदु का विभव ज़्यादा है, तो ये जो आने वाला करंट I1 है उसका कुछ हिस्सा इस गैल्वेनोमीटर की शाखा में से होकर के निकल जाएगा, और इस गैल्वेनोमीटर से जाने वाले करंट को अपन कह देते हैं IG। तो बी पॉइंट के ऊपर आप दोबारा किरचॉफ का संधि नियम लगाइए, तो यहाँ से आने वाला करंट I1 है, जिसमें से IG करंट है वो नीचे की तरफ निकल गया। तो बाकी कितना करंट आपके पास शेष रह गया? I1 माइनस IG रह गया, जो आपके स्क्यू प्रतिरोध से होकर के निकल जाएगा। इधर से IG करंट आपके पास D पॉइंट पे आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रहा है। ये दोनों करंट वापस मिलेंगे तो किरचॉफ के संधि नियम से यहाँ से निकलने वाला जो करंट होगा वो I2 प्लस G हो जाएगा। अगेन आप जब ये दोनों करंट आपके पास यहाँ पे जाकर के C पे मिलेंगे, ये माइनस का IG, ये प्लस का IG कैंसिल आउट हो जाएगा। I1 प्लस I2 की वैल्यू है वो वापस आपके पास I के इक्वल रह जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को संधि नियम का उपयोग करके परिपथ की प्रत्येक शाखा में विद्युत धारा की वैल्यू लेनी है। अगर आप ये कहते हैं कि सर ये जो D पॉइंट है, इस D पॉइंट का विभव ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल सीधे तरीके से ऊपर की तरफ जाने वाले करंट को IG ले सकते हैं। दैट टाइम आपके पास यहाँ पर I2 माइनस IG रह जाता, और ये IG करंट यहाँ पे जाकर के मिलेगा तो यहाँ पे आपके पास I1 प्लस IG हो जाएगा। अगेन IG की वैल्यू प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे C के ऊपर टोटल करंट है वो I शेष रह जाएगा। ठीक है, और संतुलन अवस्था में अपन कहते हैं कि ये जो बीच वाली शाखा है इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इस अविक्षेप की स्थिति का मतलब होता है कि बिंदु B और बिंदु D के ऊपर विभव की वैल्यू है वो समान हो जाती है। तो अपन पहले क्या करते हैं, पहले अपन इसका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और उसके बाद में अपन किरचॉफ के वोल्टता नियम का पालन करते हुए 2 लूप का चुनाव करेंगे। एक लूप अपन ABDA ले लेंगे ये वाला, और दूसरा लूप है वो BCDB ये वाला ले लेंगे। दोनों लूपों के लिए 2 इक्वेशन बनाएंगे और आगे पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से।
तो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए ये वाला जो प्रश्न है वो अति महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे पास बने रहिए। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है कि व्हीटस्टोन सेतु है, उसके परिपथ के अंदर जब आप कुंजी K1 और K2 को ऑन करते हैं, ये जो स्विच K1 है और ये वाला स्विच K2 है, इन दोनों को जब आप ऑन करेंगे तो अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से I करंट जाएगा, वो I1 और I2 में डिवाइड हो जाएगा। ये सारी बातें ऑटो अंडरस्टूड है, चित्र में आप लोगों ने अच्छे तरीके से दर्शाया है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो कम से कम लिखनी चाहिए। तो कुंजी K1 और K2 को ऑन करने पर चित्र के अनुसार I1, I2 तथा IG है वो विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब KVL का उपयोग करना है। जो सिचुएशन आपने इस डायग्राम के अंदर ली है उसी सिचुएशन के लिए किरचॉफ के वोल्टता नियम का पालन करना है और पहले वाले लूप का चुनाव कर लेना है। तो अपने यहाँ पे लिखा है कि लूप ABDA के लिए, ABDA के लिए, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जहाँ से करंट जाता है उसके लिए डायग्राम में आप चिन्ह लगा दीजिए। ये मैंने प्लस माइनस लगा दिया। इसके अंदर कोई प्रतिरोध भी नहीं लगा हुआ है और कोई बैटरी भी नहीं लगी हुई है, तो इसकी कोई विशेष उपयोगिता नहीं है। इधर से ये करंट आपका जा रहा है प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अब एक चीज़ आप लोगों को और महत्वपूर्ण समझनी है कि ये जो धारामापी यहाँ पे दिया गया है ये एक विद्युत का उपकरण है, एक मीटर है और इसका भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। हालांकि आपको यहाँ पे प्रतिरोध का सिंबल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। और जब आप इसका प्रतिरोध मानते हैं तो अगेन आपको यहाँ पर भी सिंबल है वो यूज़ करने चाहिए प्लस से माइनस की तरफ। अब एक तरफ से आप एक स्टार्टिंग पॉइंट A ले लीजिए और किसी भी धारा की डायरेक्शन से होते हुए आप वापस उस पॉइंट के ऊपर पहुँचिए। तो मैं यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो ABDA ही ले रहा हूँ, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। तो A से जब मैं यहाँ पे चलूँगा तो मैं माइनस साइन की तरफ जा रहा हूँ। इसका प्रतिरोध है वो P है, इसमें से जाने वाली धारा I1 है। तो इसके सिरों के ऊपर जो विभवांतर है वो आपका हो जाएगा माइनस I1P। इसके बाद में आप B पॉइंट पे पहुंचते हैं, धारामापी से होते हुए आप D पॉइंट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। तो अगेन आपको यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करना है, माइनस IG और इसका खुद का प्रतिरोध है वो G लिख देते हैं अपन। यहाँ से होते हुए वापस आप इस R प्रतिरोध से जाएंगे तो आपकी जो डायरेक्शन है वो प्लस की तरफ जाएगी। तो आप लिखेंगे कि प्लस I2 इंटू में इसका प्रतिरोध R लिखेंगे और बराबर में वैल्यू 0 लिख देंगे और यहाँ पर आप इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। तो ये आपके पास एक समीकरण नंबर 1 हो जाती है। जिस तरीके से आपने अभी KVL का उपयोग किया है ठीक उसी तरीके से दोबारा यूज़ करना है। अपन लिखते हैं इसी प्रकार, वापस वही फॉर्मूला लगाना है। इसी प्रकार KVL से दूसरा लूप ले लीजिए, उस लूप का नाम लिख दीजिए BCDB के लिए। दूसरा लूप जो आप लोगों ने लिया है B से C, D और अगेन वापस B की तरफ, तो इसके लिए अपने को लिखना है। तो वापस अपने को यहाँ पर भी सिंबल लगा लेने चाहिए प्लस माइनस के। ये करंट प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। ठीक है, वापस आप इसकी डायरेक्शन चुनाव लेते हैं। आप B से D की तरफ से होकर के भी जा सकते हैं और C की तरफ से होकर के भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस वही डायरेक्शन B से C की तरफ से ले लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे Q प्रतिरोध के ऊपर जाना पड़ेगा। तो B से जब आप Q प्रतिरोध को पार करेंगे तो नेगेटिव साइन की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए। इसकी जो करंट की वैल्यू है वो आपके पास I1 माइनस IG है, इनटू में इसका प्रतिरोध आपके पास Q है वो लिख दीजिए। सिंपल है। किरचॉफ के वोल्टता नियम को अपन बहुत अच्छे तरीके से पीछे के वीडियो में सीख चुके हैं, लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वापस आप C पॉइंट पे आते हैं। C से अब आपको D पे जाना है। तो C से जब आप D की तरफ जाएंगे तो प्लस सिंबल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू है वो है I2 प्लस IG और इसका जो प्रतिरोध है वो मेरे पास S है। अगेन मैं यहाँ से माइनस से प्लस की तरफ जाऊँगा तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस, करंट की वैल्यू है वो IG है और प्रतिरोध है वो G है। दिस इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास हो जाती है 2। ठीक है, समीकरण नंबर आपके पास 1 और 2 आ जाती है। अब इन दोनों समीकरणों का ही उपयोग करके अपने को आगे चलना है। चलिए यहाँ पे अपन लिखते हैं नोट। एक नोट आपको लिखना होगा क्या,
आप जानते हैं कि आप किसके लिए प्रतिबंध निकाल रहे हैं, संतुलन की अवस्था के लिए प्रतिबंध निकाल रहे हैं। तो अपने को यहाँ पे लिखना है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था जो होती है, संतुलन अवस्था, संतुलन अवस्था को आप एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो भी आपको यहाँ पर लिखना चाहिए, अविक्षेप स्थिति। अविक्षेप स्थिति की अपन बात कर रहे हैं के लिए, अविक्षेप की स्थिति के लिए। बताइए अविक्षेप की स्थिति आप किसे कहेंगे? सर अपन उसे कहेंगे जब आई जी की वैल्यू है वो 0 हो जाए, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ चाहे नीचे से ऊपर की तरफ, आई जी है वो 0 होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, उसे ही अपन संतुलन अवस्था या अविक्षेप की स्थिति कहते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो आप लोगों को समीकरण नंबर 1 और 2 में यूज़ करना है, और आपको अगेन 2 समीकरणें बनानी है, समीकरण 1 व 2 से। तो ये जो प्रतिबंध आपके पास आया है इसको समीकरण 1 और 2 में अप्लाई कीजिए। तो समीकरण नंबर जब 1 में आई जी की जगह मैं 0 वैल्यू रखूँगा तो ये पोर्शन मेरे पास 0 हो जाएगा, और जैसे ये पोर्शन 0 होगा, ये माइनस की वैल्यू है, इसको मैं 0 की तरफ ले जाऊँगा, ट्रांसफ़र करूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले मैं इसी को लिख लेता हूँ। मेरे पास हो जाएगी सर I1P दिस इज इक्वल्स टू I2R। इसे मैं समीकरण नंबर 3 डाल देता हूँ, एवं यहीं पे लिख लेता हूँ समीकरण 2 का उपयोग करिए। समीकरण 2 का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे आई जी की वैल्यू तो 0 आ गई ना आपके पास, ये 0 आ गई, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -I1Q। तो एक बार के लिए मैं लिख लेता हूँ कि -I1Q। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे जब जाएंगे तो आपके पास आई जी की वैल्यू तो 0 है, तो ये आपके पास I2S रह जाएगा, किसका? प्लस का, और ये आई जी 0 है तो ये भी 0 पोर्शन हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास I2S प्लस की वैल्यू आ जाएगी, और ये जब प्लस की वैल्यू है और ये माइनस की वैल्यू आई थी आपके पास -I1Q, इसको जब आप 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा? प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू हो जाएगी I2 × S। इसे मैं समीकरण नंबर 4 कह देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास समीकरण नंबर 3 और 4 आ जाता है, तो आपको प्राप्त क्या करना है, आपको आइडिया लग गया होगा कि मेरे को P/Q = R/S प्राप्त करना है। तो समीकरण नंबर 3 और 4 आपके पास आ गई। तो अब अपन लिखेंगे समीकरण 3 भाग 4 से, समीकरण 3 में 4 का भाग लगाना है। जब समीकरण 3 में 4 का भाग लगाएंगे तो I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास P/Q बचेगा, बराबर I2 से I2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास R/S बचेगा। तो ये आपके पास वापस वही प्रतिबंध आ जाता है जो प्रतिबंध अपन ने व्हीटस्टोन सेतु के अंदर निकाला था, और यही अपने को वापस प्रूफ करना था। तो इस तरीके से रिलेशन आपके पास वही आ रहा है, लेकिन इसको आपको सोल्व करने का जो तरीका है, इसके पीछे जो आपने लॉजिक लगाया है वो था आपका किरचॉफ का वोल्टेज नियम और किरचॉफ का विद्युत धारा नियम। तो इस तरीके से अपना ये 2 नंबर का डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु के ऊपर आधारित कई अपने प्रायोगिक उपकरण हैं, जिसे अपन मीटर सेतु और विभव मापी के नाम से जानते हैं। जो मीटर सेतु है उसके ऊपर डिपेंडेंट अपने 3 एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल लैब के अंदर होते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर के आने वाला हर एक वीडियो, क्रम के अनुसार आने वाला जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जाता है। चलिए, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।